हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ रियल एनालिसिस। हम अनुक्रम पढ़ रहे हैं और अनुक्रम एक दिए गए अनुक्रम के अभिसारी प्रूव करने के एक तरीके को हमने पिछले 2 या 3 एग्जाम्पलों में पढ़ा था, जिसमें हम लिमिट की बेसिक डेफिनेशन का उपयोग करके यानी स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत एक n0 ज्ञात करके अनुक्रम की सीमा प्रूव करते हैं। उस तरह का एक एग्जाम्पल आज भी ले रहे हैं और फिर सेकंड जो तरीका है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल ये है, अनुक्रम xn के लिए n0 प्राप्त कीजिए ताकि लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू 1/2 हो। यानी इस अनुक्रम की सीमा 1/2 हो। ये बात प्रूव करने में जो स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत n0 ज्ञात किया जाएगा वो ज्ञात करके बताना है कि वो किस आधार पे चयनित होगा, उसका चयन बताना है। इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सीधी सी बात यह है कि इस अनुक्रम की सीमा 1/2 प्रूव करनी है और उसमें n0 अपने आप ज्ञात होगा ही। अनुक्रम जो दे रखा है उसका nवां पद इतना है, n² + 1/2n² + 5 सभी n के लिए, यानी अनुक्रम के सभी पद ज्ञात हैं। कोई सभी पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हमें अनुक्रम का 5वां पद निकालना है तो n = 5 रख देंगे तो आ जाएगा 26/55। तो सारे पद अनुक्रम के यहाँ से आ जाएंगे। तो एक ज्ञात अनुक्रम है और उसकी सीमा 1/2 प्रूव करनी है। और जैसा कि हमने इससे पिछले एग्जाम्पल्स किए हैं, अगर अनुक्रम की सीमा 1/2 प्रूव करनी है तो इसमें हमें अनुक्रम के nवें पद और जिसको लिमिट प्रूव करना है उन दोनों के डिफरेंस का ये मॉड स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना होगा और उसके लिए n0 ज्ञात करना होगा। तो पहले हम इस मॉड को सरल करें, xn की जो वैल्यू दे रखी है वो रख दें और इसमें एलसीएम हो जाएगा मॉड के अंदर 2 × 2n² + 5, ऊपर इधर 2n² + 2 आएगा और इधर -2n² - 5 आएगा। सॉल्व होने पर ऊपर -3 हो जाएगा। मॉड के अंदर नेगेटिव संख्या है तो उसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया मॉड ऑफ xn - 1/2 का मान जो सरल किया है हमने। इसी को दोबारा लिख दिया है, अर्थात मॉड ऑफ xn - 1/2 बराबर हो गया 3/4n² + 10। अब इस टर्म को स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करने के लिए इसमें थोड़ा सा सुधार कर लिया, थोड़ा सिंपल कर लिया। इस टर्म को हम ऐसा कोई भी चेंज कर सकते हैं जिससे कि इससे बड़ा पद आ जाए, छोटा नहीं आए, बड़ा आए चाहे बराबर आए, ऐसा चेंज कर सकते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि ये टर्म कांस्टेंट अपॉन n का वर्धमान फलन उस रूप में आ जाए ताकि हम स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत n0 का चयन कर सकें। तो ये टर्म है 3/4n² + 10। इसमें से 10 को ड्रॉप कर दें, 10 को छोड़ दें तो हर में कमी आ जाएगी, तो इससे बड़ी वैल्यू ही आ जाएगी। नीचे 10 को छोड़ दिया, 4n² में से 4 को भी छोड़ दें तो n² रह जाएगा। 4n² से n² कम होता है तो हर में कमी होगी तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो 3/4n² से 3/n² बड़ा होगा। और इसमें n की जगह n0 रख दें, जहाँ n0 जो भी हम आगे चयनित करेंगे वो एक निश्चित प्राकृतिक संख्या होगी और उस n0 से बड़ा जो है n हम लें, यानी n0 से बड़ा जब n लेंगे तो n से n0 छोटा होगा। तो इसमें n के स्थान पर n0 रख देने का मतलब हर में हमने और कमी कर दी तो इससे और बड़ा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ तक आ गए कि मॉड ऑफ xn - 1/2 से बड़ा है 3/n0 का स्क्वायर। अब ये n0 कहाँ से आया, कितना लेना है, उसके बारे में हमने नीचे लिख दिया। एप्सिलॉन > 0 स्वेच्छ पॉजिटिव नंबर ले लिया। इसके संगत फिक्स्ड नेचुरल नंबर n0 का चयन इस प्रकार किया कि ये जो टर्म है 3/n0 का स्क्वायर एप्सिलॉन से कम हो जाए। ये सब हम पिछले एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसी टर्म है जिसमें n का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो n0 का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा ले लें ताकि ये टोटल वैल्यू जो भी हमारे पास एप्सिलॉन था उससे छोटी आ जाए। ये हमारे पास n0 का चयन का आधार हो गया कि हम n0 इस आधार पर चयन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एप्सिलॉन का मान हम ले लें 0.01 और इससे छोटा 3/n0² लेना है, n0²। तो n0 कितना ले सकते हैं, एक एक करके लेके देख लो। मान लो 1 लेंगे तो ये टर्म 3 आएगी, 0.01 से छोटी नहीं आएगी। 2 लेंगे तो 3/4 आएगा, 3 लेंगे तो 1/3 आएगा,
4 लेंगे तो 3/16 आएगा, 5 लेंगे 3/25 आएगा, 6 लेंगे 3/36 आ जाएगा। तो इतना बड़ा ले लें ताकि ये टर्म 0.01 से छोटी हो जाए। ऐसा n0 का चयन हमेशा किया जा सकता है। तो ये तो n0 के चयन का आधार हो गया। अब ये मॉड से बड़ा है 3/n0 का स्क्वायर और 3/n0 के स्क्वायर से बड़ा है एप्सिलॉन, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इस मॉड से बड़ा हो जाएगा एप्सिलॉन, यानी मॉड ऑफ xn - 1/2 से बड़ा है 3/n0 का स्क्वायर और 3/0 के n स्क्वायर से बड़ा है एप्सिलॉन, तो डायरेक्टली हो जाएगा xn - 1/2 के मॉड से बड़ा एप्सिलॉन हो गया n के n0 से बड़े मानों के लिए। और इससे सिद्ध हो गया कि इस अनुक्रम की सीमा ये है, यानी अनुक्रम xn अभिसारी है और इसकी सीमा 1/2 है। तो अनुक्रम की सीमा 1/2 है, ये सिद्ध करना था, अनुक्रम को अभिसारी सिद्ध करना था, जो हमने ये किया। और इस को प्रूव करने में जो n0 होता है उसका चयन करो, उसका चयन कितना कैसे कर सकते हैं या वो कैसे चुना जा सकता है वो बताना था, तो वो चयन ही हो गया। तो ये भी पिछले 2-3 जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे उन जैसा ही एक एग्जाम्पल था। और ये अनुक्रम के लिए दी गई संख्या को सीमा सिद्ध करने का बेसिक तरीका है, जिसको हम एप्सिलॉन मेथड कह सकते हैं या बाय डेफिनेशन कह सकते हैं। अनुक्रम को अभिसारी प्रूव करने का और उसकी सीमा सिद्ध करने का या सीमा ज्ञात करने का जो दूसरा तरीका है वो है बेस्ड ऑन ए थ्योरम, एक प्रमेय पर आधारित। अगले एग्जाम्पल में हम दूसरा तरीका काम में ले रहे हैं। ये 3-4 एग्जाम्पल हमने इस तरीके से किए, एप्सिलॉन वाले तरीके से, और अब हम दूसरा तरीका काम में ले रहे हैं। हमने एक थ्योरम सिद्ध की थी, उसमें यह था कि अगर कोई सीक्वेंस xn के बारे में ये 2 बातें सिद्ध हो जाएं, एक तो वो एकदिष्ट वर्धमान हो प्लस परिबद्ध हो, एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध, तो वो सीक्वेंस अभिसारी सिद्ध हो जाती है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये था, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। प्रत्येक एकदिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होता है। और उसके आगे ये भी था कि उसका उस स्थिति में उसका सुप्रीमम यानी सीक्वेंस xn का उच्चक ही उसकी सीमा होती है, ये भी था। इसी तरह की दूसरी थ्योरम में एकदिष्ट वर्धमान की जगह एकदिष्ट ह्रासमान था। तो एकदिष्ट ह्रासमान वाली थ्योरम ऐसी थी कि अगर सीक्वेंस xn एकदिष्ट ह्रासमान हो, डिक्रीजिंग हो, प्लस वो परिबद्ध हो, तो भी वो अनुक्रम अभिसारी सिद्ध हो जाता है। यानी एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एकदिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध अनुक्रम हमेशा अभिसारी होता है। और इस स्थिति में जो अनुक्रम का निम्नक होता है, इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस xn, वही उस अनुक्रम की सीमा होती है। ये 2 थ्योरम्स जो हमने प्रूव कर ली हैं, उनका स्टेटमेंट मैंने याद दिलाया है। और अब हम अनुक्रम के अभिसारी सिद्ध करने के लिए इन थ्योरम्स का उपयोग करेंगे। यानी अगर कोई अनुक्रम अभिसारी सिद्ध करना है तो एक तो उसको परिबद्ध सिद्ध कर दें कि वो परिबद्ध है, और एक ये सिद्ध कर दें कि वो या तो वर्धमान है या ह्रासमान है, जैसा भी वो हो। वर्धमान हो तो वर्धमान सिद्ध कर दें और ह्रासमान हो तो ह्रासमान सिद्ध कर दें। तो परिबद्धता और एकदिष्ट वर्धमान या एकदिष्ट ह्रासमान दोनों में से कोई भी जो सिद्ध हो जाए, वो होने पर सिद्ध हो जाता है कि वो अनुक्रम अभिसारी है। तो अभिसारी सिद्ध करने का दूसरा तरीका ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इस आधार पर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध करो कि सीक्वेंस xn अभिसारी है। एक सीक्वेंस दे रखा है और हमें उसको अभिसारी प्रूव करना है, कन्वर्जेंट प्रूव करना है। इसके अलावा ये भी प्रूव करना है कि उस अनुक्रम की सीमा 2/3 होगी। और सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के पद यहाँ दे रखे हैं। सीक्वेंस का nवां पद है 2n - 7/3n + 2, n के सभी मानों के लिए, यानी सीक्वेंस के सभी पद ज्ञात हैं। अब क्योंकि हम दूसरे वाले तरीके से कर रहे हैं, तो इस अनुक्रम के बारे में हम सिद्ध करेंगे कि ये एक तो एकदिष्ट वर्धमान है और दूसरा ये परिबद्ध है। वर्धमान ही क्यों सिद्ध करेंगे? वर्धमान है इसलिए वर्धमान सिद्ध करेंगे। ह्रासमान होता तो ह्रासमान सिद्ध करते। वर्धमान है ये कैसे पता लग रहा है? तो ये बात आप
अनुक्रम के शुरू के कुछ पद निकाल के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अनुक्रम का पहला पद कितना होगा x1, तो इसमें n बराबर 1 रख दें। n बराबर 1 रख देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा 5, तो इसका पहला पद -1 है। अनुक्रम का दूसरा पद कितना है, n बराबर 2 रखें तो 4 - 7 यानी -3, और नीचे n बराबर 2 रखेंगे तो 6 और 2 8, ये पद है, ये इससे बड़ा है -1 से। तीसरा पद निकालें तो n बराबर 3 रख दें तो 6 - 7 यानी -1, और नीचे n बराबर 3 रखेंगे तो 9 और 2 11, ये और बड़ा पद हो गया इससे। चौथा पद निकालें तो 8 - 7 यानी 1, और 12 और 2 14, ये और बड़ा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अनुक्रम के पद बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से हमें अंदाज़ा लग रहा है कि अनुक्रम ह्रासमान और वर्धमान में से वर्धमान होगी। तो एक दिष्ट वर्धमान प्रूव करना है। एक दिष्ट वर्धमान प्रूव करने में क्या प्रूव करना होता है, हमें प्रूव करना होता है कि अनुक्रम के किसी भी पद से उसका अगला पद बड़ा या बराबर हो। दो क्रमागत पदों में किसी भी पद से अगला पद बड़ा होता है, या बड़ा या बराबर आ जाए, ये सिद्ध करना होता है। अब ये बात सिद्ध करने का यहाँ जो तरीका काम में ले रहे हैं, जैसे अगर हमें ये प्रूव करना हो कि a b से बड़ा है, कोई दो संख्याएं हैं a और b, हमें प्रूव करना हो a b से बड़ा है, तो एक तरीका ये बनता है कि हम a - b यानी दोनों का अंतर ज्ञात कर लें, और किसी भी तरीके से ये प्रूव हो जाए कि ये अंतर जो आया वो एक पॉजिटिव संख्या है। अगर a - b पॉजिटिव सिद्ध हो जाता है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि a b से बड़ा है। तो यहाँ पर हम xn+1 को xn से बड़ा या बराबर या बड़ा सिद्ध करने के लिए इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लें, और इन दोनों का अंतर अगर पॉजिटिव सिद्ध हो सके तो ये सिद्ध हो जाएगा कि xn+1 xn से बड़ा है। तो यहाँ सिद्ध हो पाएगा, इसलिए हम इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। अनुक्रम का nवां पद 2n - 7/3n+2 दे रखा है, इसी में n इससे अगला पद निकाल लें। तो जैसे n+1वां पद निकालना है तो इसमें n के स्थान पर n+1 रख दें, तो n+1वां पद हो जाएगा, यानी इस पद से अगला पद हो जाएगा 2 × n के स्थान पर n+1 -7, और नीचे भी 3 × n के स्थान पर n+1 +2, और इसको और सरल कर लें तो ये 2n - 5 तो ऊपर हो जाएगा और 3n + 5 नीचे हो जाएगा। तो ये अनुक्रम का nवां पद और ये n+1वां पद, इन दोनों का अंतर ज्ञात करें। xn+1 - xn, xn+1 की वैल्यू रख दें, ये xn की वैल्यू, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें। एलसीएम लेंगे तो ये फैक्टर इधर गुणा हो जाएगा और ये फैक्टर इधर गुणा हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें, 2n - 5 और 3n + 2 का गुणा कर लें तो 6n² आएगा, +4n और -15n यानी -11n हो जाएगा, और -10 माइनस ऑफ, इन दोनों को गुणा कर लें तो 6n², इसको इससे करेंगे तो 10n, और इसको इससे करेंगे तो -21n, तो -11n हो जाएगा, और -7 × 5 -35। इसमें 6n² और 11n कैंसिल हो जाएंगे, -10 और +35, तो ये 25 हो जाएगा, और नीचे की टर्म एज इट इज इतना आया। xn+1 और xn का अंतर इतना आया। अब ये आसानी से देख रहा है कि ये जो टर्म प्राप्त हुई ये एक पॉजिटिव नंबर है। कैसे पॉजिटिव है? n नेचुरल नंबर होता है जो कि धनात्मक होता है, तो नीचे की पूरी संख्या धनात्मक है और ऊपर भी धनात्मक है, तो ये पूरी वैल्यू धनात्मक है, पॉजिटिव >0 है। तो दोनों का अंतर धनात्मक हो गया, इसका मतलब xn+1 बड़ा है xn से, और ये सभी n के मानों के लिए सही होगी बात। इसका मतलब अनुक्रम के किसी भी पद से उसका अगला पद बड़ा है, और इससे सिद्ध हो गया कि अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है। सीक्वेंस xn एकदिष्ट वर्धमान, निरंतर वर्धमान है ये विशेषता, लेकिन हमने पहले ये सब बातें समझ चुके हैं कि निरंतर वर्धमान भी एकदिष्ट वर्धमान में ही समाहित होता है। प्रत्येक पद से अगला पद बड़ा ही हो या प्रत्येक पद से अगला पद बड़ा या बराबर हो, दोनों ही स्थितियों में उसको एकदिष्ट वर्धमान कह सकते हैं इन जनरल। पर्टिकुलरली ये निरंतर वर्धमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सीक्वेंस xn एकदिष्ट वर्धमान हो गया, अतः निम्न परिबद्ध भी होगा। ये पॉइंट एकदिष्ट वर्धमान सिद्ध हो जाने के बाद निम्न परिबद्ध स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि जब एकदिष्ट वर्धमान है तो इसका मतलब क्या है कि पहले पद से दूसरा बड़ा या बराबर होगा, दूसरे से तीसरा बड़ा या बराबर होगा, तीसरे से चौथा बड़ा या बराबर होगा, एंड सो ऑन। तो फिर पहले पद से तो सभी बड़े या बराबर हो जाएंगे, यानी x1 से तो ऑल टर्म्स बड़ी या बराबर हो जाएंगी।
इसलिए पहला पद ही निम्न परिबंध हो जाएगा, यानी लोअर बाउंड हो जाएगा अनुक्रम का, और अनुक्रम लोअर बाउंडेड हो जाएगी, क्योंकि अनुक्रम के सारे पद प्रथम पद से यानी इस रियल नंबर से बड़े या बराबर हैं। मतलब ये कि जो सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान सिद्ध हो जाता है वो निम्न परिबद्ध तो स्वतः ही हो जाता है, अपर बाउंडेड उसको चेक करना होगा, लोअर बाउंडेड स्वतः ही होगा। अब अपर बाउंडेड प्रूव करें। अपर बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, वो है सीक्वेंस के सभी पद किसी कांस्टेंट नंबर k से कम या बराबर होने चाहिए। अनुक्रम के सभी पद किसी कांस्टेंट नंबर k से कम या बराबर होने चाहिए, तो वो अपर बाउंडेड हो जाता है। ये k उसका अपर बाउंड कहलाता है। तो ये प्रूव करना होगा। यहाँ पर इस एग्जांपल में हम प्रूव कर रहे हैं कि सीक्वेंस के सारे पद 2/3 से छोटे होंगे, यानी 2/3 को इस सीक्वेंस का अपर बाउंड प्रूव करेंगे। 2/3 को ही क्यों करेंगे या 2/3 कहाँ से आया, इस बारे में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। पहले हम ये प्रूव करने का प्रयास करें कि अनुक्रम के सभी पद 2/3 से छोटे हैं, और उसके लिए हम इन दोनों का अंतर सॉल्व कर लें। xn और 2/3 का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इससे सिद्ध होता है कि xn बड़ा है 2/3 से। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है तो इससे सिद्ध होता है कि xn छोटा है 2/3 से। तो हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करें। xn माइनस 2/3, xn की जो वैल्यू है अनुक्रम का nवां पद या व्यापक पद वो रख दिया, 2/3 अपनी जगह, एलसीएम ले लिया। 3 × 3n + 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 6n और -6n कैंसिल हो जाएगा, -21 और -4 -25 आ जाएगा। इतना आया। ये नंबर कन्फर्मली नेगेटिव नंबर है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है और बाकी टर्म पॉजिटिव है। यानी xn और 2/3 का ये अंतर एक नेगेटिव संख्या आ गई। इसका मतलब हो गया कि xn छोटा है, 2/3 बड़ा है। दिस इम्प्लाइज xn इज लेस देन 2/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n के सभी मानों के लिए सही होगी ये बात। इसका मतलब हो गया कि अनुक्रम के सभी पद 2/3 से छोटे हैं, और सभी पद जब 2/3 से छोटे हैं तो 2/3 अनुक्रम का एक अपर बाउंड है, और ये अनुक्रम अपर बाउंडेड है। लोअर बाउंडेड पहले हो गया था, अपर बाउंडेड अब हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है, परिबद्ध है। उससे पहले हमने प्रूव कर लिया था कि एकदिष्ट वर्धमान है। तो क्योंकि अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध है, अतः उस प्रमेय से अभिसारी होगी। जो एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध सिद्ध हो जाए वो अभिसारी हो जाता है। तो यहाँ तक तो हो गया कि अनुक्रम अभिसारी है। रही बात इसकी सीमा की, कि सीमा इसकी 2/3 सिद्ध करनी है, तो फिर जब अभिसारी सिद्ध हो गया उसके बाद लिमिट हम सीधे n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के निकाल सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn सॉल्व करने के लिए xn की वैल्यू रख दें, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 2n - 7/3n + 2, ये xn की वैल्यू रख दी। सीधे n की जगह अनंत रखेंगे तो अनंत बटे अनंत का अनिर्धार्य रूप आएगा, इसलिए ऊपर से n कॉमन, नीचे से n कॉमन, तो ये हो जाएगा। ऊपर से n कॉमन लेंगे तो 2 - 7/n, और नीचे से n कॉमन लेंगे तो 3 + 2/n, और जो कॉमन n लिए थे वो कैंसिल हो जाएंगे। इस रूप में n की जगह अनंत रख दें। अचर बटे अनंत 0 हो जाता है, तो n की जगह अनंत रखेंगे तो 7 बटे अनंत 0 हो जाएगा, और ये 2 बटे अनंत 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 2/3 बच जाएगी। लिमिट लगाने पर 2/3 आ गया, यानी अनुक्रम की सीमा 2/3 है। अभिसारी सिद्ध हो जाने के बाद अनुक्रम की सीमा ज्ञात करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि n में पद पर सीधा n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें, तो अनुक्रम की सीमा 2/3 हो गई। ये तो सिद्ध पहले हो गया था कि अनुक्रम अभिसारी है, और अब उसकी सीमा 2/3 सिद्ध हो गई। इसका मतलब ये अनुक्रम 2/3 को अभिसरित होता है। अब बात ये कि हमने अपर बाउंड सिद्ध करने के लिए 2/3 को ही क्यों चुना, कहाँ से अंदाज़ा लगा हमें कि ये 2/3 है, इसका अपर बाउंड हो सकता है। तो वो क्योंकि हमें इसका पता था, प्रश्न की भाषा से स्पष्ट था कि इसकी सीमा 2/3 आनी है, और नहीं भी पता होता तो हम पहले सीमा ज्ञात कर लेते। तो जब हमें अनुक्रम की सीमा का अंदाज़ा है तो अपर बाउंड का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे ये अनुक्रम इस तरह का है, वर्धमान है, पहले पद से दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा बड़ा है, एंड सो ऑन, वर्धमान है ये। और जब वर्धमान अनुक्रम है, परिबद्ध है, तो अभिसारी हो जाता है, और अभिसारी जब हो जाता है तो जो उसकी सीमा होती है वही उसका उच्चक भी होता है। ये बात हमने थ्योरम में पढ़ी है।
तो जब हमें ये पता है कि इसकी सीमा 2/3 है तो हमें ये भी अंदाज़ा लग गया कि अंदाज़ा क्या कन्फर्म हो गया कि 2/3 ही इसका सुप्रीमम होगा। जो सीमा होती है वही सुप्रीमम होता है, या जो सुप्रीमम होता है वही सीमा होती है। तो हमें इस अनुक्रम के बारे में ये पता लग गया कि 2/3 इसका उच्चक है। उच्चक क्या होता है? सबसे छोटा अपर बाउंड। तो ये उच्चक है का मतलब एक अपर बाउंड है और इससे बड़ी हर संख्या ही अपर बाउंड होगी। तो इससे हमें पता लगा कि इस अनुक्रम के अपर बाउंड कहाँ पर हैं, कौन सी संख्याएं अपर बाउंड है। 2/3 इसका अपर बाउंड है और 2/3 से बड़ी हर संख्या इसका अपर बाउंड है। ये हमें सीमा के पता होने की वजह से पता लग गया। तो अपर बाउंड 2/3 या 2/3 से बड़ी किसी भी संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। भाई जो अपर बाउंड होगा उसी को तो हम अपर बाउंड सिद्ध कर सकते हैं, जो होगा ही नहीं उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले तो ये अंदाज़ा हो कि अपर बाउंड इसके क्या क्या हो सकते हैं, और वो अंदाज़ा हमें सीमा से लगता है। सीमा यहाँ है तो ये खुद भी अपर बाउंड है और इससे बड़ी हर संख्या भी अपर बाउंड है, यानी अनुक्रम के पद इसको पार नहीं करेंगे, इससे पहले पहले ही रहेंगे। इसलिए हमने ये सोचा कि ये सिद्ध किया जा सकता है कि अनुक्रम के सभी पद 2/3 से छोटे हैं, यानी 2/3 को अपर बाउंड सिद्ध किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं था कि 2/3 को ही अपर बाउंड सिद्ध करते, 2/3 से बड़ी कोई भी संख्या ले लेते वो भी अपर बाउंड सिद्ध की जा सकती थी। जैसे 2/3 से बड़ा नंबर ले लिया हमने 1, तो 1 भी अपर बाउंड सिद्ध हो जाता। हम प्रयास करते तो हम ये कर सकते थे कि अनुक्रम का nवां पद और 1 के अंतर को सॉल्व करके बता देते कि ये अंतर नेगेटिव है, तो उससे सिद्ध हो जाता कि अनुक्रम के सभी पद 1 से छोटे हैं, तो 1 अपर बाउंड हो जाता। और 1 अपर बाउंड हो जाता तो भी हमारा काम चल जाता कि सीक्वेंस अपर बाउंडेड है। तो अपर बाउंड कहाँ से लें, अपर बाउंड का अंदाज़ा क्या लगेगा कि कौन सी संख्या से अनुक्रम के सारे पद छोटे सिद्ध हो सकते हैं, वो अंदाज़ा हमने सीमा से लगाया। तो ये सेकंड मेथड हो गया अनुक्रम को अभिसारी प्रूव करने का। पहला तो हमने पढ़ा ही था कि एप्सिलॉन वाली परिभाषा का उपयोग करके, और दूसरा ये तरीका है। आगे हम अगले वीडियो जब भी लेंगे उसमें अनुक्रम को अभिसारी प्रूव करने के लिए इस सेकंड तरीके का उपयोग करेंगे। सेकंड तरीके वाले कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।